हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। और लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं। सभी का एक एक करके कंटिन्यू स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट होता है, फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है और होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 7 जो सिस्टम होते हैं, 7 सिस्टम्स होते हैं, इनके बारे में हम बच्चों डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या कोई भी जो सिस्टम होता है वो एक चैनल होता है, ऑर्गन्स का एक चैनल होता है। तो हाँ, यहां पर आप देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों वो मिलके बना है। किससे मिलके बना है? 2 चीजों से। एक हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरी हो जाएगी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव जो ऑर्गन होंगी वो एक नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए डायग्राम पर एक ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का यहां पर आपको डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्या है, माउथ से लेकर एनस तक का पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लेकिन बिटवीन दिस टू, फ्रॉम माउथ टू एनस, आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलेंगे तब जाकर ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। वैसे यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और चीज आ गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर बनेगा बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली बात है क्या चीज डाइजेशन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो डाइजेशन के बारे में सभी लोग जानते हो, जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने को उसी रूप में हमारी जो सेल्स हैं उसी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाती है। अब उसको तोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस खाए हुए फूड मटेरियल्स को उसी फॉर्म में वो एक्सेप्ट कर सके। अदरवाइज सेल की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सेल डेड हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो करना क्या है? करना ये है कि उसको सेल के लायक बनाना है, ताकि सेल उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, जो हम फूड आइटम जितने भी रिसोर्सेस से ले रहे हैं, जो जो सोर्सेस से हम फूड आइटम्स ले रहे हैं, उसको हमको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करना है मतलब उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना है, और यही है डाइजेशन। दैट मींस टू ब्रेक डाउन द larger particles of the food materials into the smaller particles of the food materials। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को, फूड मटेरियल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, किसके लायक? सेल के लायक। इसी को कहते हैं डाइजेशन। चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो डाइजेशन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन है क्या चीज। आई होप हम आगे बढ़ते हैं कि डाइजेशन में आखिर है क्या क्या ऑर्गन्स। तो सबसे पहले आता है बच्चों माउथ। माउथ बकल कैविटी। अब माउथ के अंदर में सभी जानते हैं, माउथ के अंदर में आ जाएगा टीथ। अलग अलग लोगों में नंबर ऑफ टीथ अलग होता है। टीथ 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो जाएगा परमानेंट टीथ और एक हो जाएगा चाइल्डहुड का टीथ, जिसको हम कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्की टीथ, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो 6 से 7 महीने में उसके अंदर में टीथ आना शुरू हो जाता है, और लगभग 1.5 से 2 साल तक बच्चों के सारे दांत आ जाते हैं। 2 साल तक सारे दांत मतलब 32 नहीं आएंगे, उसमें कईयों में 28 रहेंगे, ऐसे होते जाएंगे। अब जो ये दांत आए हैं वो एक बार के बाद दोबारा झड़ जाएंगे, इसको बोलते हैं दूध के दांत। और उसके बाद फिर से दांत आ जाएंगे, क्लास 3rd 4th के बाद फिर से दांत आने लगेंगे, और वो दांत आएंगे तो दोबारा नहीं जाएंगे, तो उसको हम बोल देंगे परमानेंट टीथ। तो टीथ कितने टाइप हो जाएंगे? 2 टाइप का, एक मिल्की टीथ और सेकेंड परमानेंट टीथ। ये टीथ हमारे पास है माउथ पर, बकल कैविटी पर, साथ में है टंग, और उसके पास है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से हमारा टंग जो है, और उसमें अलग अलग टेस्ट के लिए बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, जो टेस्ट का क्या करते हैं, हमको ज्ञान कराते हैं, आभास कराते हैं थ्रू दी ब्रेन नर्व सिस्टम। फिर यहीं पर आपके पास है सैलिवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा का सीक्रेशन करती है, लार का सीक्रेशन करती है। खाना हम खाए नहीं रहते हैं, बस खाना देखने के बाद ही हमारे जो सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं
और उसके अंदर में ये चीजें आ जाती है कि अब वो सलाइवा का सीक्रेशन करे। 3 टाइप के सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी पर, माउथ पर, 3 टाइप के। एक होता है पैरोटिड, पैरोटिड और पैरोटिड, ये एक ग्लैंड हो गई। दूसरी हो गई सब मैंडिबल, और एक हो गई सब लिंगुअल। ये 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं और सबके 2 पेयर्स, मतलब एक पेयर होंगे, मतलब सभी के 2 हो जाएंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 6 ग्लैंड होंगे बच्चों। कितने ग्लैंड्स होंगे? 6 ग्लैंड, सबके 2, मतलब ये 3 के 2 के पेयर, मतलब 6। ये रहेंगे यहाँ पर, ये सब सलाइवा का सिक्रेशन करेंगे। अब फूड में सलाइवा जब मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो और टीथ से उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया जाएगा, तो वो आगे चला जाएगा फेरिंग्स पर। फिर फेरिंग से वो फूड मटेरियल, यहां से फूड मटेरियल, इसमें मूवमेंट होती है, इसकी वॉल पर म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण फूड जो है एकदम चिपचिपा, लसलसा जिसको हम बोलते हैं, ऐसे बन जाएगी। और ये फूड मटेरियल आगे फिसल कर कहां चली जाएगी? यहां पर ओपनिंग ऑफ द स्टमक में चली जाएगी आगे, जो कि जे के शेप का होता है। किसका शेप का होता है? जे के शेप का। उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि यह जो इसोफेगस है, इसकी लेंथ जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, इतनी लॉन्गेस्ट होती है, इतनी लॉन्ग होती है 30 सेंटीमीटर की। यहां से फूड मटेरियल अब स्टमक में आ गया। स्टमक जिसका शेप मैंने बताया बच्चों, जे के शेप का होता है, ये 22 से 23 सेंटीमीटर होती है। और यहां पर एसियल होता है। देखिए हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन में अलग अलग जगहों पर जो मीडियम होता है वो अलग अलग होता है। माउथ पर जो मीडियम है वो बेसिक है, जो लार है, सलाइवा है, वो कौन से मीडियम में है? बेसिक मीडियम में है। तो यहां जब ये फूड मटेरियल यहां पर आएगा, ये लार से हमको सलाइवा से एंजाइम निकल रहे हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब ये जब फूड मटेरियल स्टमक में आएगा, तो स्टमक पर जो एसियल है वो उसके सिक्रेशन के कारण, एसियल के सिक्रेशन के कारण बेसिक मीडियम अब किस में कन्वर्ट हो गया? एसिडिक मीडियम में। अब एसिड आ गया है और ये एसिड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन यहां पर होगा, जिसके कारण यहां पर 3 टाइप के एंजाइम्स होंगे, रेनिन, पेप्सिन और म्यूसिन। ये पड़े रहते हैं, यही पड़े रहते हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं। अब ये सोचते रहते हैं कि कब यहां पर फूड मटेरियल आएगा और कब एसीएल अपना काम चालू करेगा, तो कब मैं एक्टिव होऊंगा। ये तीनों एक्टिव हो जाते हैं और तीनों एक्टिव होकर के अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम क्या है भाई? काम ये है कि ये तीनों मिलकर डाइजेशन में हेल्प करेंगे। कोई प्रोटीन का करेगा, कोई लिपिड का करेगा, कोई फैट का करेगा, तो ऐसे करेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो डालेंगे स्टमक के लिए। अब इन्होंने क्या कर दिया? रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन, इनको एक्टिव कर दिया और ये अपने काम में लग गए, डाइजेशन का काम शुरू हो गया। फिर ये होता है इसका वाल, स्टमक का इसकी लेंथ देख लीजिए 22 से 23 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। फिर आगे आ जाइए, पैलोरिक एक वाल्व होती है, देखिए दिख रही होगी यहां पर पैलोरिक वाल्व। ये वाल्व जो है पैलोरिक वाल्व है बच्चों। इस पैलोरिक वाल्व के कारण ये जो फूड मटेरियल है यहां से स्टमक से ये आगे आ जाती है ड्यूडेनियम में। यहां से शुरू हो जाती है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनियम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। तो जो ड्यूडेनियम है बच्चों, ड्यूडेनियम, ये वाली पार्ट ड्यूडेनियम, इस पर यहीं पर इंपॉर्टेंट रोल है फूड मटेरियल का डाइजेशन का, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो कैसे, आपको इसको यहीं पर समझना है। यहां पर देखिए एक ग्लैंड हो गया पेंक्रियास, इधर ये वाली ग्लैंड सबको दिख रही होगी। ये जो ग्लैंड है बच्चों ये पेंक्रियास है, और ये जो दिख रही है ग्लैंड ये वाली, ये लीवर है। लीवर जो होती है वो 1.5 kg की होती है, 1.5 kg। मतलब द लार्जेस्ट ग्लैंड
ऑफ आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड अगर पूछा जाए, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं, बहुत सारे पेपर्स में आते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, या तो इस फॉर्मेट में पूछ देता है, दूसरा फॉर्मेट वो उसका वेट दे देता है डायरेक्ट, तो अप्रॉक्स 1.5 kg होता है, 1.5 kg का। बहुत बड़ी ग्लैंड है भाई। एक्सटर्नल ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है, 1.5 kg का ग्लैंड होता है। बात आती है कि लीवर करता क्या है। लीवर जो है बच्चों, लीवर का काम है बाइल जूस का सिक्रेशन करना। किसका? बाइल। तो ये करेगा बाइल जूस का सिक्रेशन। बाइल जूस बनाता है, लेकिन एक खासियत है, वो बाइल जूस अपने पास बनाएगा, उसको डायरेक्ट ड्यूटेरियम को यहां नहीं छोड़ेगा, डायरेक्ट नहीं देगा, उसके पहले उसको देगा वो गाल ब्लेडर को। इससे जो सिक्रेट बनेगा, सिक्रेशन होगा यहां से, जो भी एंजाइम्स हार्मोन्स जो बनेंगे जूस, ये डायरेक्ट ड्यूटेरियम को ना जाकर, इसको ना जाकर, ड्यूटेरियम को ना जाकर कहा जा रहा है, एक ब्लेडर, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, उस सेक लाइक स्ट्रक्चर में पहले जाएगा, जिसका नाम है गाल ब्लेडर। जब गाल ब्लेडर पर यह जूस जाएगा तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, कब होगा? जैसे ही फूड मटेरियल स्टमक से आगे जाएगा, पैलोरिक वाल्व से ओपन हो जाएगा और फूड मटेरियल यहां से कहां चला जाएगा? ड्यूडेनियम में। जैसे ही ड्यूडेनियम में फूड मटेरियल आएगा तो इसके पास इसमें तुरंत इसमें क्या होने लगेगा, जैसे पिचकारी होती है ना, वैसे सेम टू सेम इस पर कंट्रैक्शन होने लगेगा। तो यहां से बाइल जूस निकलकर आ जाएगी ड्यूडेनियम पर। बच्चों अभी इतना ही नहीं है, सुनिए बड़ा मजेदार बात। एक ग्लैंड और बचा इधर, ये इधर का ग्लैंड हो गया तुम्हारा लीवर, और इधर है तुम्हारा पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है एक जूस का सिक्रेशन करता है, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, नाम याद रखिएगा। लीवर से कौन सा जूस? बाइल जूस। कहां रहा? गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर से कहां आया? ड्यूडेनियम पर। पेंक्रियास में कौन सा हार्मोन्स या कौन सा जूस? पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों जूस मिल जाएंगे कहां पर? ड्यूडेनियम पर। लगभग भोजन का, फूड मटेरियल का डाइजेशन यहां पर हो जाता है 75%। ठीक, आगे आते हैं, ड्यूडेनियम से मिला दिया पैंक्रियाटिक जूस, और फिर आगे ये फूड मटेरियल कहां चला जाएगा? ड्यूडेनियम से कहां चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का अगला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अगले पार्ट में चला जाएगा। अब यहां से प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर्स पूरा डाइजेशन हो जाए, इस फॉर्म में डाइजेशन हो जाएंगे और उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। कौन? इसकी वॉल। किसकी वॉल? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल इसको एब्जॉर्ब करेगी, और सबको पता है यहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वेसल्स है, वो उसको क्या करके रखा है? पूरा चारों तरफ वेसल्स है, तो वो उसको पकड़ लेगी, किसको? एब्जॉर्ब किए हुए फूड मटेरियल को, और चले जाएगी कहां पर? सर्कुलेटरी सिस्टम को, और उसके थ्रू मिल जाएगा किसको? सेल को, जो हमारा टारगेट था। फूड मटेरियल को, डाइजेस्ट फूड मटेरियल को कहां तक पहुंचाना था? कहां तक पहुंचाना था जी? यस, सेल तक पहुंचाना था। अब पहुंच गया वो फूड मटेरियल कहां तक? सेल तक। किस फॉर्म में? डाइजेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में हुआ है? जनरली फूड मटेरियल का डाइजेशन किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये ग्लूकोज बना लेता है। चलिए, अब हो सकता है भाई जितना खाएंगे सारा चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हमारी बॉडी, कुछ को जितने को डाइजेस्ट करता है कर लेता है, अब नहीं डाइजेस्ट हुआ उसका क्या होगा? वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये वाली जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। लार्ज इंटेस्टाइन में ये धीरे धीरे इकट्ठा होते रहता है, और ये रेक्टम यहां पर, ये रेक्टम है, रेक्टम पर इकट्ठा होता है। रेक्टम इज द स्टोरेज प्लेस ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब यहां से ये ओपनिंग ऑफ द रेक्टम, जिसको हम बोलते हैं एनस के थ्रू ये क्या कर दिया जाता है? डिस्चार्ज कर दिया जाता है एज वी नीडेड। अब ये याद रखिएगा आप कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी का, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये देखिए लगभग 15 से 20 फीट है, 15 से 20 फीट, तो बहुत लंबी है। अगर इसी को मीटर में लिखे तो लगभग 6 मीटर होता है।
15 से 20 फीट या मीटर में 6 मीटर। तो सबसे लंबी पार्ट हमारी बॉडी का मतलब ऑर्गन सिस्टम का यही है। ओके, फिर रेक्टम पर इकट्ठा हुआ और रेक्टम से निकल गए, मतलब एनस से निकल गया। एक और जानकारी मुझे देनी थी आप लोग को, चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन पर ये एक पार्ट है छोटा सा, इसको बोलते हैं बच्चों अपेंडिक्स। पूरा नाम है इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। थोड़ी रोचक बात है, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और उसके बाद एक और जानकारी दूंगा मैं जिसकी भी बहुत आपको नीड पड़ेगी। तो एक चीज बच गया, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होती है, ये छोटा सा जो एक्सेस है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम होता है, ये करता है डाइजेशन। किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। बात आती है कि स्टार्च कहां पर होता है? अब ये होता है ग्रीन वेजिटेबल्स पर। कहां पर होता है बच्चों? ग्रीन वेजिटेबल्स पर। अब भाई हम तो ग्रीन वेजिटेबल अब नहीं लेते हैं। पहले क्या था, ह्यूमन बींग्स का इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ना तो हमारे पास फायर था, आग था, ना तो लोग उसको क्या करते थे, कुकिंग कर जानते थे। तो बिना कुकिंग करे, बिना फायर के, मतलब हमको क्या करना था, खाते थे खाने को। अब डाइजेशन, अब उसमें जो स्टार्च है उसको डाइजेशन करना था। तो ये जो अपेंडिक्स है बच्चों, ये उस समय एक्टिव होता था और यही काम करता था इस स्टार्च का क्या करने का, डाइजेशन करने का। लेकिन अब तो हम लोग, हमारी सोसाइटी इतनी बढ़ गई है, हमारे पास हम लोग सभी जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, आफ्टर दिन बॉइल, अदरवाइज कुकिंग करके ही खाना खाते हैं, है ना भाई। तो स्टार्च तो पूरी तरीके से डेड हो गई, हम हर चीज तो खा ही नहीं रहे। वो अलग बात है, सैलेड्स वगैरह में तो उतनी ज्यादा जरूरत वहां पर नहीं रहती। तो ये जो है अब इनएक्टिव हो गई, ये ऐसी पड़ी है। लेकिन बात क्या है, इनएक्टिव है, पड़ी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये साइज में बढ़ जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है। और जब ये साइज में बड़ी हो जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द देता है। आप लोगों ने सुना होगा, एक डिसीज होती है जिसका नाम है अपेंडोसाइटिस। यस, सही बोल रहे हो राहुल। ये जो अपेंडोसाइटिस है, ये अपेंडोसाइटिस एक ऐसी डिसीज है बच्चों जिसकी वजह से पेट में इतनी ज्यादा दर्द होती है कि उसको कोई सह नहीं पाता है। तब क्या करते हैं, इसको कट करके निकाल देते हैं। वैसे तो हम खाना पकाकर ही खा रहे हैं, अब जब खाना पका कर खा रहे हैं भाई, तो इसकी क्या जरूरत है। लेकिन ऐसे नहीं कि जबरदस्ती निकाल दी, प्रॉब्लम होने पर निकाले। वैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा, बहुत तो कम के साथ होता है, 100 में 1000 में से अगर 10 लोग के साथ हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम काट के निकाल देंगे। अगर इसको हम काट के निकाल दिए तो एक कहावत है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ये रहेगा ही नहीं तो दर्द की क्या जरूरत भाई, खत्म करो इसको, निकालो इसको बॉडी से बाहर, फेंको, कोई काम नहीं। ये इसको कहते हैं अपेंडोसाइटिस का सर्जरी, ये कर दिए। चलिए एक और चीज मुझे बताना था, आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोग को। अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट पर जरूर आप अपना कमेंट दें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है। लेकिन आई होप कि सारी चीजें कवर अप हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि सब चीज समझ में आ जाएगा। और ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आगे हम फर्दर दूसरी चीजों को और हम डिस्कस करेंगे। आइए एक चीज मैं यहां पर बता रहा था, पेनक्रियास। पेनक्रियास बच्चों, जो पेनक्रियास है, ये जैसे लीवर, जिसको मैंने अभी बोला कि ये क्या है, 1.5 kg की हमारे लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये है लीवर, 1.5 kg का होता है ना। अब सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये होता है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास जिसकी लेंथ 6 to 10 इंच होती है, 6 से 10 इंच की ये लेंथ होती है इसकी पेनक्रियास। और पेनक्रियास भी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पेनक्रियास एक पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। इसमें ये मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों टाइप के ग्लैंड इसके अंदर रहते हैं, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। अब ये अल्फा और बीटा, ये दो टाइप के सेल होते हैं। इस बीटा सेल से एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, इस बीटा सेल से जो कि पेनक्रियास पर होता है, ये इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। किसका? इंसुलिन का। अब सभी लोग परिचित हैं डायबिटीज से, अभी डायबिटीज के बारे में रिलेटेड हम इसका देखेंगे
कि ये बीटा सेल से जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है बच्चों, देखिए फूड का डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्ट फूड मटेरियल ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम करता है कौन? बीटा। कैसे? अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो बीटा सेल इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, ताकि इंसुलिन हमारा क्या करे? एक्सेस ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर दे और शुगर लेवल को क्या करे? मेंटेन करे। अगर किसी कारण से शुगर लेवल क्या हो गया? नीचे चला गया है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन भी कम होने लगेगा। यह हमारे बॉडी में मेंटेनेंस चलते रहता है, ताकि एक्सेस शुगर अगर डाइजेशन होने लगेगा तो शुगर लेवल नीचे चले जाएगा। दोनों ही कंडीशन हार्मफुल है, लो शुगर और हाई शुगर। लो शुगर में चक्कर आकर के इंसान गिर जाता है, जैसे आप कभी देखे होंगे, फील करे होंगे, ज़्यादा दौड़ने से या ज़्यादा कोई कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से हमको थोड़ा सा क्या होता है? लो एनर्जी फील होती है। अगर आप लोग कभी कबड्डी का प्ले करेंगे तो कभी कंपटीशन होता है स्कूल लेवल पर या इंटर स्कूल लेवल पर, तो देखिएगा कि बच्चों को शुगर का क्या देते हैं, या तो टॉफी वगैरह बांटते हैं ताकि शुगर लेवल नीचे ना जाए, वो इसलिए होता है। आइए, तो जो पेंक्रियास होता है उसमें बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, और ये इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर का लेवल का क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। अगर भाई दबे किसी आदमी का, किसी इंसान में, ह्यूमन बींग्स में शुगर का लेवल बढ़ गया और इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हुआ, कम हो गया, बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाए उतना जितना हमारे बॉडी में क्या है? ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो ये ग्लूकोज का लेवल, हाई लेवल हमको क्या बताएगा? कि भैया डायबिटीज है। तो अगर उसका यूरिन में है ना, यूरिन में अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो ब्लड में शुगर की लेवल क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, वही डायबिटीज कहलाएगा। क्योंकि एक्सेस शुगर को हमारा इंसुलिन नहीं बन पा रहा ढंग से, और इंसुलिन हमको क्या नहीं कर पाया? सीक्रेट उसको वो नहीं कर पाया, क्या? डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो लेवल हमको क्या मिलेगा? ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज का क्या करता है? रेगुलेशन करता है। मान लिया जाए अब इस पेशेंट को बचाए, तो बचाए कैसे? क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ गया है। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ना मतलब ये बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है, दूसरे और डिसीज को क्या करता है? इनवाइट करता है। अब इसके लेवल को हमको रेगुलेट करना है, तो क्या करेंगे? इसको बाहर से इंसुलिन दे देंगे। बाहर से क्या दे देंगे बच्चों? इंसुलिन दे देंगे। बाहर से जब इंसुलिन मिलेगा तो इंसुलिन क्या करेगा? एक्सेस शुगर को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा, तो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में शुगर का बीटा सेल क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। आई होप आप इंसुलिन के बारे में भी समझ गए होंगे, पेनक्रियास के बारे में समझ गए होंगे, और डाइजेशन सिस्टम जो हमने इससे पहले डायग्राम देखा आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आप इसको आप पढ़ेंगे, और बीच बीच में अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जरूर आप कमेंट करिए, कोई क्वेरीज हो तो। ओके, थैंक यू सो मच।